आज हम कक्षा 9 के छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय में संसाधन के रूप में लोग नामक पाठ के पहले भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें भौतिक एवं मानवीय पूंजी संसाधन क्या होते हैं। संसाधन के रूप में लोग से तात्पर्य श्रम शक्ति के स्रोत मानव से है, माने श्रम की जो शक्ति है उससे संबंध में है। इसमें है कि यह कार्य जनसंख्या की मानवीय संसाधन जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं के निवेश किया जाता है तब जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है और मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन से ज्ञान का स्टॉक है। माने जब हम तमाम सुविधाओं को लेकर लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, उनको कुशल बनाते हैं, उनको योग्य बनाते हैं, तो वह जो बने हुए लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, वे मानव पूंजी के अंतर्गत आते हैं। भौतिक और मानव पूंजी संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने की एक विधि है कि माने यहाँ पे माने संसाधन क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या है, भौतिक संसाधन क्या है और उन संसाधनों के साथ जो है हमारी मानव पूंजी क्या है। क्योंकि जो देखिए अभी जो हम देशों का जो विभाजन करते हैं उसमें विकासशील देश, विकसित देश दो कैटेगरी रखे गए हैं और विकासशील देशों में भी अल्पविकसित और माने अधिक विकसित विकासशील जो है अधिक माने डेवलप जो है जो ऊपरी पावदान से आते हैं, मध्यम में आते हैं और निम्न में आते हैं। तो उसमें जो इनके जो कैटेगराइज किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें मुख्य रूप से यही मानवीय संसाधन, मानवीय जो पूंजी है वह उसके संदर्भ में उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, कई कैटेगरियों में बांटते हैं। इनको जो माने जो विकसित और विकासशील देशों की जो श्रेणी है उनमें बांटने का यह प्रमुख जो है आधार बनता है मानवीय पूंजी। क्योंकि प्राकृतिक पूंजी बहुत से देशों में उपलब्ध है, लेकिन वहाँ के लोगों के अविकसित होने के कारण, वहाँ के लोगों का पूरी तरह से विकास न होने के कारण वे लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान आदि एवं संसाधनों पर व्यय, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक औद्योगिक प्रयोग और औद्योगिक और कृषि श्रमिकों का प्रशिक्षण। मैंने इसमें दिया है कि 3 प्रकार के जो हमारे सेक्टर हैं, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवाएं हैं, तो इन तीनों सेवाओं में लगने वाले जो लोग हैं अगर वे अच्छे प्रशिक्षित हैं, निपुण हैं, तो ये अपने क्षेत्रों में अधिक अच्छे से कार्य कर पाते हैं। जैसे हमारे देश में देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में कार्य करने वाले जो लोग हैं ज्यादातर क्या है, निरक्षर है, वे पढ़े लिखे नहीं है और जिसके कारण जो है वे कृषि में जो है ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से जो है कृषि कार्यों को संपन्न नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी कृषि पिछड़ी हुई है। उसी प्रकार से औद्योगिक घाटों में क्या है कि हम क्या करते हैं, तमाम नए अनुसंधान खोज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उतनी हमारी तकनीकी डेवलप नहीं है, हम उसमें हमारे पास प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे हम आगे उसके लिए कार्य कर सके। तो इस प्रकार से मानवीय और हम पूंजी और भौतिक पूंजी के जो भेद है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। भौतिक पूंजी में क्रेता उसके स्वामी हो जाते हैं। माने अगर भौतिक पूंजी है तो उसका जो खरीदने वाला है उसका स्वामी हो जाएगा और मानवीय पूंजी उसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप देखिए, जैसे अगर आपने कोई चीज खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया है, या कोई खदान को खरीद लिया, तो वह आप उसके मालिक बन सकते हैं, लेकिन मानवीय पूंजी के अंतर्गत जो है आप उसके स्वामी अलग नहीं कर सकते हैं।
भौतिक पूंजी नाशवान होती है तथा प्रयोग के कारण इसका क्षय होता है। मानवीय पूंजी की कार्य क्षमता में उचित भोजन, शिक्षा, आवास एवं प्रशिक्षण इत्यादि के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। माने भौतिक पूंजी है कि अगर आप उसका उपयोग करोगे तो नष्ट होगी, लेकिन मानवीय पूंजी को हम तमाम प्रकार के शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अन्य प्रकार के जो प्रशिक्षण है उसको देकर और आगे बढ़ा सकते हैं। भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है और मानवीय साधन जो है वह मानवीय पूंजी जो है वह सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निर्जीव साधन है। उत्पादन उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य में लगा सकता है। मानवीय पूंजी सजीव है जिससे उसके कार्य पर मानवीय भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसमें शकल, देखिए दो प्रकार के शकल और विलास की कहानी है। दो लोगों की कहानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दो दोस्त विलास और शकल एक ही गांव में सोमपुर में रहते थे। शकल की उम्र 12 वर्ष थी। उसकी माँ सीधा घर में काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा टोगरी खेत के में काम करते थे। शकल घर में काम काज में अपनी माँ की सहायता करता था। वह अपनी छोटी बहन नीतू और भाई जीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा शकल पढ़े लिखे और वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसके जल्दी प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स के अध्ययन के लिए कर लिया और शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर की डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से खुश होकर उसे पदोन्नत दी। अब विलास की कहानी क्या है? विलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसके पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की सहायता करता था। अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो गई तथा उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी इसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह वह भी काम ही कर पाया। अब देखिए, अब 2 कहानियाँ हैं। इस एक ही गांव के 2 बच्चों की कहानियाँ हैं। तो इस कहानियों का निष्कर्ष क्या निकला? इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से साफ होता है कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट था जबकि विलास गठिया बीमारी से ग्रस्त था। विलास के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर से डिग्री प्राप्त कर प्राइवेट फर्म में नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन पढ़ाई न कर पाने एवं गरीबी के कारण विलास वही कार्य करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह विलास को भी आय कम होने के कारण परिवार को पालने पोषने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और शकल की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, जिसके कारण उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई, क्योंकि कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। विलास को उसके जीवन के प्रारंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। जैसे श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक।
कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। तो शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा मानव संसाधन में निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिशत प्राप्त हो सकते हैं। लोगों के इस निवेश से भूमि और पूंजी में निवेश इस प्रकार होते हैं। व्यक्ति शेयर, म्यूचुअल फंड तथा जीवन बीमा निगम में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा में निवेश करता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज में बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि उनमें स्वयं शिक्षा के महत्व का अनुभव किया होता है। ये उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित, स्वच्छा एवं सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माता पिता एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित रखते हैं। जापान में, जो अब एक विकसित देश है, मानव संसाधन के विकास पर अत्यधिक निवेश किया। उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करता है। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में भी जापान एक विकसित देश बना, क्योंकि उसने लोगों के में विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश किया। शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वस्थ लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संस्थाओं का कुशल उपयोग किया। परिश्रम से इन लोगों में जो कुशलता एवं प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी तरह एक यह देश धनी बना। माने जिस तरह से वह उसने अपने लोगों को प्रशिक्षित किया। तो दो, देखिए यहाँ पे दो लोगों की कहानी है, विलास और शकल की। तो उसमें एक लोगों के माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो अच्छा बन गया, कंप्यूटर से डिग्री लिया और किसी प्राइवेट फर्म में काम करने लगा है, और एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे उनके मालिक ने उसकी पदोन्नति कर दी। दूसरा है कि एक जो विलास था वह माने उनके पिता जो थे वह मछली बेचते थे, और वह माने छोटी उम्र में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ वही काम करने लगी है, वह बीमार पड़ गई, यह भी बीमार पड़ गया। तो यह मन कहने का मतलब है कि वह शिक्षा अगर नहीं लिया, शिक्षा अगर के न लेने के कारण जो है उसकी स्थिति दयनीय हो गई, और शिक्षा लेने के कारण जो है उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। तो यह मानवीय पूंजी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें आते हैं कि उसका जो है, एक का जो है स्वास्थ्य अच्छा था और वह शिक्षा ग्रहण किया, और दूसरे में आता है कि उसका स्वास्थ्य भी खराब था और उसने शिक्षा भी प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार से यह मानवीय पूंजी जो है अगर हम डेवलप करते हैं तो देश विकास पे जाएगा। जैसे जापान का उदाहरण दिया गया कि जापान के जो लोग थे उन्होंने जो है उसकी सरकार ने मानवीय पूंजी पे अधिक खर्च किया, और वह जो है उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन उस मानवीय पूंजी को तैयार करके उसने प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से आगे बढ़ाया और तेजी से वह अपने को एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अपने को पेश किया। तो इस पाठ के आगे के भाग को हम कल आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे।